एक ही वर्ब को पकड़ेंगे और उसी वर्ब से सीखेंगे कि हम पूरी ग्रामर कैसे बोल सकते हैं, सारे टेंसेस कैसे बोल सकते हैं। तो जब हम स्पोकन बोलते हैं तो हमें टेंसेस के नाम को नहीं सोचना। बोलते वक्त हमारे पास इतना समय नहीं होता कि पहले हम टेंस का नाम सोचें, फिर उसका रूल सोचें और फिर उसको बोलें। तो इंग्लिश बोलने का सबसे आसान तरीका है कि आप क्रिया के जो 3 रूप हैं, इनफैक्ट जो 4 रूप हैं, उनको सोचें कि किसको किस सिचुएशन में लगाना है और उसको उस सिचुएशन में डालने की आदत करके प्रैक्टिस करके करें। अब कैसे ये प्रैक्टिस होगी देखिए, अगर मैं शुरू करूं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से, जिसको हम कहते हैं बेस फॉर्म, जिसको जैसे जो हम हिंदी से इंग्लिश की जो क्रिया होती है, जैसे खाने को बोलते हैं ईट तो वो उसकी बेस फॉर्म हो गई, गाने को बोलते हैं सिंग तो उसकी बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म हो गई। तो हमें बस ये याद रखना है कि फर्स्ट फॉर्म को लगाना कहाँ पर है। अब ये लगाने के लिए आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब जैसे मैंने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाया तो मुझे पता है मैं वहाँ लगाऊंगी, अगर मैं हिंदी मीनिंग देखूं तो आ जाएगा ता ते ती। अब ये ता ते ती कब लगता है? जब मैं अपने रूटीन की बात करूं, जब मैं कोई अपनी आदत की बात करूं। तो आप हमेशा रोज़ ऐसे 4 सेंटेंसेस बनाइए जो आपकी आदत बताता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने एक ईट के एग्जांपल से ही सब कुछ एक्सप्लेन किया गया है। आई ईट एन एप्पल मतलब या तो मैं रोज़ खाती हूँ, मेरा रूटीन है, या मुझे इतना पसंद है कि मैं रोज़ उसे खाती हूँ, मेरी हैबिट है। आई ईट एन एप्पल डेली, वो हो गया फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसे इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं वैसे ही बोलते हैं। अब ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और कहाँ पर लगता है? जब आप इसके आगे विल लगा देते हैं तो वो बन जाता है फ्यूचर। आई विल ईट एन एप्पल मतलब मैं इसे खाऊंगी, विल हो गया गा गे गी। आप किसी भी विल के पीछे एक वर्ब लगा दीजिए, वो गी बन जाएगा। जैसे विल सिंग गाऊंगी, विल डांस नाचूंगी। तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आपके 2 सिचुएशंस, 2 काल में आ रहा है, एक है प्रेजेंट टेंस और एक है फ्यूचर टेंस, ठीक है। उसके बाद आता है आपका सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब सबसे आसान है, जिसका एक ही यूज़ है और किसी भी और टेंस में उसका कोई यूज़ नहीं है। अब वो है सिर्फ पास्ट टेंस। आप अपनी क्रिया का रूप जैसे ही सेकेंड फॉर्म में करेंगे, आप उसको सिर्फ भूतकाल में ही करेंगे और उसका मतलब ये होगा कि आपने वो काम किया था, एक बारी किया था और एक बारी करा, पास्ट में ही शुरू हुआ और पास्ट में ही ख़त्म हो गया। आई एट एन एप्पल मतलब मैंने सेब खाया था, पूरा सेब ख़त्म कर लिया और काम ख़त्म हो गया, ठीक है। उसके बाद जो सबसे कन्फ्यूजन होती है बच्चों को वो है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में। अब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में बहुत सारे केसेस में सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होती है। तो हमें कैसे पता लगता है ये सेकंड फॉर्म है ये थर्ड फॉर्म है? जब भी वो अकेले आए, यानी अगर सपोज़ यहाँ पे तो मैंने जान के अलग कर दिया है ताकि आप इसको आसानी से समझ सकें। अब जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले लूँ, प्ले प्लेड प्लेड। अगर प्लेड और प्लेड है तो वो एक अलग है, दोनों सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम है। लेकिन जब मैं आई प्लेड बोलूँगी, जब वो अकेले आ रही है तो वो सेकंड फॉर्म है, मतलब खेला था, पास्ट में शुरू हुआ, पास्ट में ख़त्म हो गया। लेकिन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कभी भी अकेले नहीं आती। अकेले होने में उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो तीनों काल में प्रयोग होती है। क्योंकि वो तीनों काल में प्रयोग होती है तो उसके आगे एक हेल्पिंग वर्ब लगता है बताने के लिए कि वो कौन से काल की बात कर रही है। अब कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का आप जब भी प्रयोग करेंगे वो हैज़, हैव और हैड के बिना नहीं आएगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने सारे एग्जाम्पल आई से दिए हैं। तो आई हैव ईटन, इसका मतलब अब देखिए ये है, ये बता रहा है प्रेजेंट क्योंकि हैव है, हैज़ एंड हैव आप प्रेजेंट में लगाते हैं। आई हैड ईटन मतलब आप पास्ट में बोल रहे हैं। आई विल हैव ईटन मतलब आप फ्यूचर में बोल रहे हैं। तो इसका मतलब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का अपना अकेले में कोई मीनिंग नहीं है। इसका ये हैव, हैड और विल हैव बता रहा है कि ये कौन से टेंस की बात करें। तो ये हमेशा जब आएंगे ये एक सहायक क्रिया के साथ ही आएंगे। अब इसका मीनिंग क्या है? अब इनका हिंदी मीनिंग होता है खा चुका। अब खा चुका का मतलब है, अगर हूँ होगा तो प्रेजेंट है, मैं खा चुका हूँ मतलब वो आपको एक प्रेजेंट फीलिंग दे रहा है, जैसे आपने अभी अभी खाकर सेब के बचे हुए उसको डस्टबिन में फेंका है। तो आई हैव ईटन बहुत ही प्रेजेंट फीलिंग देता है, जिसको आप अभी भी फील कर सकते हैं, वो टेस्ट अभी भी आपके मुंह में है। आई हैड ईटन मतलब मैं खा चुकी थी। अब वो खा चुकी थी हमेशा एक सिचुएशन के साथ आता है। मतलब इसको अगर मैं सेंटेंस को और डिटेल करूं कि जब वो आया मैं खा चुकी थी, मतलब उसने भी एप्पल खाना था लेकिन उसके आने से पहले मैं सारा ख़त्म कर चुकी थी। सो आई हैड ईटन एन एप्पल बिफोर ही केम मतलब मैं खा चुकी
थी, काम हो चुका था। आई विल हैव ईटन एन एप्पल मतलब मैं खा चुकी होंगी, मैं फ्यूचर में ये मान के चल रही हूँ कि उस समय तक मैं खा चुकी होंगी। जैसे आपकी फ्रेंड का फ़ोन आया, वो आने वाली है, मैं कहा उसके आने तक तो मैं खा चुकी होंगी। आई विल हैव ईटन, काम हो चुका होगा, मैं ये एज्यूम करके चल रही हूँ फ्यूचर में। तो ये हो गया आपका थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, जो बताता है काम कंप्लीट हुआ है, अभी अभी हुआ था पास्ट में, अभी हुआ था पास्ट में, और फ्यूचर में ये एज्यूम करके चलते हैं एक पर्टिकुलर समय तक हो चुका होगा। ये हो गई थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब एक सबसे ईजी फॉर्म ऑफ वर्ब जो यूज़ होती है वो है आईएनजी की, ठीक है, जब आप वर्ब के पीछे उसके बेस फॉर्म के पीछे आईएनजी लगा देते हैं। अब इसके 6 प्रयोग हैं। ये पहले तो तीनों कालों में यूज़ होती है। अब आप ये चीज़ हमेशा नोट करिए, जो क्रिया तीनों काल में यूज़ हो, जैसे प्रेजेंट में भी है, पास्ट में भी है, फ्यूचर में भी है, वो कभी भी अकेले नहीं आ सकती, क्योंकि अगर वो अकेले आएगी तो हम ये बैठ के गेस नहीं करेंगे कि ये प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, पास्ट की या फ्यूचर की। उसके साथ हमेशा एक सहायक क्रिया आएगी। अब यहाँ पे ईटिंग भी तीनों कालों में यूज़ हो रही है। तो देखिए, वर्तमान काल के लिए एम आ गया, इज एम आर का प्रयोग कर दिया बताने के लिए कि ये काम हो रहा है। ईटिंग का अपना मतलब है हो रहा, मैंने अभी इसके पीछे काल नहीं लगाया, लेकिन जैसे मैं कहूँ आई एम ईटिंग, खा रही हूँ, आई वॉज ईटिंग, खा रही थी, आई विल बी ईटिंग, खा रही होंगी। तो आप हमेशा नोट करिए कि ये जो फॉर्म ऑफ वर्ब है, चाहे वो थर्ड फॉर्म हो, चाहे वो फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी हो, ये हमेशा अपनी एक सहायक क्रिया लेकर चलते हैं, ठीक है। अब ईटिंग आ गया, ईटिंग का आई एम ईटिंग, अब इसका मतलब क्या है, जब आप इसको इज एम आर वॉज वर के साथ लगाते हैं, यानी आप उसी समय की बात कर रहे हैं, उसी पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहे हैं। आई एम ईटिंग मतलब मैं अभी खा रही हूँ, मेरे हाथ में खाना है। आई वॉज ईटिंग मतलब जब आपको किसी ने देखा तब आपके हाथ में खाना था। आई विल बी ईटिंग मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पर आप खा रहे होंगे, ठीक है। अब इसके साथ हैज़ बीन, हैव बीन का क्या फ़र्क है, जब हम ये बीन लगा देते हैं, अब इसका मतलब भी खा रही ही होगा, लेकिन वो होगा कि कोई कार्य किसी एक पर्टिकुलर टाइम में पास्ट में शुरू हुआ और प्रेजेंट तक चल रहा है। जब भी आपका टाइम साथ में आ जाता है, इज एम आर अभी की सिचुएशन बताता है, लेकिन जब आपका टाइम साथ में आ जाता है, जैसे 2 महीने, जैसे मुझे डॉक्टर ने कहा खाओ और मैं 2 महीने से खा रही हूँ, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने कहा मैं 2 महीने से खा रही हूँ, मैं नहीं बोलूँगी आई एम ईटिंग एप्पल फॉर 2 मंथ्स, गलत हो जाएगा, क्योंकि एम बता रहा है अभी मेरे हाथ में। तो जब भी आप पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ते हो तो आप हैज़ बीन, हैव बीन का इस्तेमाल करते हो। आई हैव बीन ईटिंग एन एप्पल फॉर 2 मंथ्स, मैं 2 महीने से खा रही हूँ। आई हैड बीन ईटिंग मतलब मैं पिछले 2 महीने से खा रही थी, लेकिन अब छोड़ दिया, मना कर दिया डॉक्टर ने, बस और खाने की ज़रूरत नहीं है। तो आई हैड बीन ईटिंग भी है कि पास्ट में आप कोई काम, आई वॉज ईटिंग बताता है कि सिर्फ उसी टाइम पे ही काम हो रहा था, बस आई वॉज ईटिंग व्हेन यू केम, जब तुम आए बस तभी का वो टाइम था। लेकिन जब 2 महीने आ गए, वो भी इसका मतलब है काम बहुत समय पहले शुरू हुआ और पास्ट में ही ख़त्म हो गया। तो जब भी आपका टाइम आ जाता है साथ में, आप इज एम आर, वॉज वर या विल बी का इस्तेमाल नहीं करते, आप उसको कन्वर्ट कर देते हैं हैव बीन, हैड बीन एंड आई विल हैव बीन ईटिंग, ठीक है। तो आप हैज़ बीन, हैव बीन और हैड बीन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल टेंस क्लियर हो गया। फर्स्ट फॉर्म हमें पता है, तातेती रूटीन की बात करेंगे। सेकेंड फॉर्म सबसे ईजी है, सिर्फ पास्ट में लगा दो। थर्ड फॉर्म के 3 प्रयोग हैं, जो खा चुका में हो जाएगा, है तो प्रेजेंट, पास्ट है तो थी तो पास्ट है, खा चुकी होंगी है तो फ्यूचर है। आईएनजी के 6 यूज़ हैं। अगर आप अभी कर रहे हो वो काम तो वो प्रेजेंट, कर रहे थे तो पास्ट, कर रहे होगे तो फ्यूचर। लेकिन उसी के साथ टाइम आ जाए, वो टाइम बता दे कब शुरू हुआ था वो काम, कितने महीने पहले या कितने साल पहले या कितने दिन पहले, तब हैज़ बीन और हैव बीन के साथ आईएनजी। आई होप ये पूरे टेंसेस ग्रामर क्लियर हो गई हो, इसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। कोई सेंटेंस है जो आप उसको क्लैरिफाई कराना चाहते हैं, उसका लॉजिक समझना चाहते हैं इंग्लिश में, प्लीज़ बताइए। आई होप वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू।